नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सीएम भूपेश बघेल आज चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम सचिवालय से जारी शेड्यूल के मुताबिक सीएम भूपेश बघेल आज शाम 5 बजे विमान से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल का विमान 7 बजे तक चंडीगढ़ एयरपोर्ट में लैंड करेगा और सीएम का रात्रि विश्राम होटल ताज चंडीगढ़ में होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस संगठन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा चुनाव के लिए सीएम भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक बनाया है। तो इसी के लहर से अगर बात करें तो आज सीएम भूपेश बघेल चंडीगढ़ के दौरे पर हैं। करीब शाम 7 बजे तक वे चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। बातचीत करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। शिशिर जी, सीएम भूपेश बघेल लगातार पिछले कई दिनों से अगर हम बात करें तो ताबड़तोड़ दौरे करते हुए वे नजर आ रहे हैं और आज शाम करीब 7 बजे सीएम भूपेश बघेल चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। चंडीगढ़ में उनके कई तरीके के कार्यक्रम होने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है शिशिर? कनिका जी, चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरे पे लगातार हैं, लेकिन ये दौरा राज्यसभा चुनाव को लेके है। चूंकि हरियाणा के जो कांग्रेस के विधायक थे वो सारे छत्तीसगढ़ में रायपुर के एक होटल में रुके हुए थे और उनका वहीं पर राज्यसभा में किस तरीके से वोटिंग होना है, कैसे मतदान करना है, क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, और इसलिए ये भूपेश बघेल जी को जिम्मेदारी दी थी कांग्रेस हाईकमान ने और वो उनको लेकर अभी चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। और चंडीगढ़ में पहुंच के, क्योंकि उसका मतदान होना है, तो वो मतदान जब होगा तो सुरक्षित सारे लोग वहां पहुंच सके और वहां पर कल मतदान में हिस्सा ले सके, ये कोशिश है। बिल्कुल शिशिर, क्या इसके अलावा भी कई और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? चूंकि रात्रि विश्राम आज सीएम भूपेश बघेल वहीं चंडीगढ़ में करने वाले हैं, क्या किसी नेताओं के साथ मुलाकात? पूरी तरह से, क्योंकि जो कोशिश है उनकी कि सारे अपने विधायकों को सुरक्षित रखा जाए और उन विधायकों को इधर उधर न होने दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री का कारकेड होता है और वहां पर चंडीगढ़ में पहुंचकर, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में, और चंडीगढ़ में पहुंचकर अपने विधायकों को पूरी सुरक्षा मिल सके, इसलिए मुख्यमंत्री पूरे समय अपने जो हरियाणा के विधायक है कांग्रेस के, उनके साथ रहेंगे और कोशिश करेंगे कि मतदान अच्छे से हो जाए और उसमें उनका राज्यसभा सदस्य जीत सके। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवाद के संदर्भ में अपनी बात रखी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को कहा कि कुवैत जैसा छोटा सा देश अगर हमारे राजदूत को बुलाए तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। भारत सरकार को इस मामले में स्टैंड लेना चाहिए। वहीं बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवाद पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगर आप दूसरे के प्रति घृणा का वातावरण बनाएंगे तो उसका नतीजा इसी प्रकार से सामने आएगा। स्टार्टअप कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए 8 और 9 जून को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ने बेंगलुरु में इंडिया फर्स्ट एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव आयोजित किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप को इमोबिलिटी वर्ग में स्मार्ट यात्री प्राइवेट लिमिटेड का अवार्ड दिया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने राज्य के अवार्ड प्राप्त करने वाले सभी स्टार्टअप कंपनियों और उद्योग विभाग के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। सीएम भूपेश बघेल ने इस शानदार उपलब्धि पर स्टार्टअप कंपनियों और उद्योग विभाग के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरिया जिले में आज 2 पुलिस सहायता केंद्र का लोकार्पण हुआ है। आपको बता दें कि सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुलाब कमरो इस लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। नागपुर सहायता केंद्र को पुलिस चौकी के रूप में लोकार्पण किया गया। वहीं नागपुर चौकी का नाम अब हाईवे चौकी रखा गया है। पुलिस सहायता केंद्र का अपग्रेडेशन होने से पुलिस बढ़ते हुए अपराधों को नियंत्रण करने में कार्य करेगी। लोकार्पण कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि अजय कुमार यादव, कोरिया जिला कलेक्टर कुलदीप शर्मा, कोरिया जिला पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर के साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज जो नागपुर पुलिस सहायता केंद्र था कोरिया में, उसको पुलिस चौकी के रूप में प्रारंभ किए हैं शासन की स्वीकृति मिलने के पश्चात, और 33 का बल स्वीकृत हुआ है। यहाँ पे 10 किलोमीटर का हाईवे का क्षेत्र है और लगभग 22 गांव इसमें आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो सभी गांवों से पुलिस का जुड़ाव हो सकेगा, प्लस जो क्षेत्र में पर्यटन स्थल है वहाँ पे पुलिस प्रेजेंस बढ़ेगी। और आने वाले समय में जब और नई भर्तियाँ होंगी और नए अधिकारी आएंगे तो क्षेत्र में थोड़ा सा उनका डोमिनेंस बढ़ेगा और ज़्यादा लोगों के साथ संपर्क हो सकेगा। यहाँ पे रात में कई बार कॉल्स भी आई हैं, जो एक्सीडेंट वगैरह हुए हैं, माइनर किस्म के हुए हैं, हालांकि मेजर अभी नहीं हुए इस रोड पे, लेकिन जो भी एक्सीडेंट या उसके बाद जो रिस्पांस टाइम है पुलिस का, उसको लेकर के जो कई समस्याएं थी वो शायद दूर हो सकेंगी, क्योंकि अब चौकी के रूप में परमानेंट एक सब इंस्पेक्टर या एएसआई एक प्रभारी रहेगा और कम से कम 20-25 का बल यहाँ उपलब्ध रहेगा। तो वो बल त्वरित जिसको बोलते हैं पहुँच सकेगा और क्षेत्र में काम कर सकेगा। और आने वाले समय में नवगठित जिला होने के बाद अगर देखेंगे तो ये मनेंद्रगढ़ के लिए, उस हिस्से के लिए इनिशियल जो पुलिस प्रेजेंस है उसको भी कराएगा। तो जो हमारी, जिसको कई बार होता है कि किसी दुर्घटना की स्थिति में जो नाकेबंदी वगैरह करनी होती है, उसमें मदद मिल पाएगी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी का मैं इस क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मेरे मांग पर उन्होंने बजट में शामिल किया, इसकी स्वीकृति कराई। आज विधिवत हम लोगों ने लोकार्पण किए हैं। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के 22 गाँवों के अलावा यहाँ पर पर्यटन के रूप में अमृतधारा है, तो यहाँ के लोगों को सुलभ सुविधा मिलेगा। इस दृष्टिकोण से कानून व्यवस्था भी यहाँ पर काफ़ी समय से एनएच है। कई बार शिकायत आता था कि भैया यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया पर कोई पहुँच नहीं पाता था, तो यहाँ पर एनएच होने के कारण, हाईवे होने के कारण यहाँ पर एक अतिरिक्त बल मिलेगा, गाड़ियाँ मिलेगा, तो यहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगा। आपने एक अपना और वादा पूरा किया, कैसा महसूस करते हैं? वादा पे वादा पूरा करते जा रहे हैं। मुझे तो बड़ा सुकून और मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा भरतपुर विधानसभा में जब से मैं इस क्षेत्र का विधायक बना हूं, लगातार हर घर गांव जाके लोगों की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, आज देखेंगे तो चाहे नागपुर का हो, चाहे खोंगा पानी का हो, चाहे केल्हारी का हो, चाहे कोटा डोल का हो, चाहे जनकपुर का, सोनाहत, रामगढ़, आज कोई क्षेत्र, आप किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, जो जनता की मांग थी, इन 3.5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार विकास की गंगा बह रही है। इसके लिए जितना आशीर्वाद है, जितना मैं प्रशंसा करूँ। आज महिला और बाल विकास विभाग के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज अपनी मांगों को लेकर के एक दिवसीय धरने पर बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की है। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता और शिकायतों की मांगों को पूरा करने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक इनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं हो पाई है, जिससे नाराज प्रदेश के करीब 1 लाख कार्यकर्ता और सहायिका सड़क पर उतरकर अपनी मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं।
इसमें मुख्यतः 6 मांगे हैं और ये जो 6 मांगे हैं सब शासन स्तर से हैं। शासन स्तर को इसके लिए पत्राचार किया जाएगा। और जो मुख्य मांगे हैं उसमें आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को शासकीय कर्मचारी पे नीति बनाकर शासकीय कर्मचारी घोषित करने का उनका मांग है। और साथ ही साथ जब तक शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक उनको कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए। साथ ही सुपरवाइजर के पद पर 100% प्रमोशन, सहायिकाओं का 100% प्रमोशन कार्यकर्ता के रूप में ये मुख्य मांगे हैं। इसमें किस तरह से कार्रवाई की जाएगी सर? शासन स्तर से शासन स्तर पर पकड़ किया जाएगा। इसमें मुख्यतः बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में आज बस्तर पुलिस ने बाइक डीलरशिप दिलाने और ऑनलाइन जॉब के नाम पर ठगी करने वाले 2 शातिर गिरोह के 4 आरोपियों पर कार्रवाई करने में सफलता हासिल की है। वहीं इसी मामले पर पुलिस अधीक्षक हिमसागर सिफर ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां टेलीफोनिक फ्रॉड के 2 मामलों में 4 आरोपियों पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। वर्ष 2021 के दौरान इस मामले के जो प्रार्थी हैं वैभव गोयल, उन्हें जो है एयरटेल कंपनी में ऑनलाइन जॉब दिलाने के नाम पर अज्ञात आरोपियों के द्वारा 2,84,000 रुपये की ठगी किया गया था। ठीक इसी तरीके से वर्ष 2021 में ही सुमित जैन नामक व्यक्ति से भी जो है इलेक्ट्रॉनिक बाइक की एजेंसी और डीलरशिप दिलाने के नाम पर 6,03,500 रुपये की ठगी किया गया था। दोनों मामलों में प्रार्थियों के रिपोर्ट पर पृथक पृथक 420 आईपीसी और आईटी एक्ट की धाराओं में अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। दौरान अनुसंधान के ज्ञात हुआ कि मामले के जो आरोपी हैं वो बिहार क्षेत्र में उपस्थित हैं, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र सिंह मीणा सर के मार्गदर्शन में एक टीम गठित किया गया निरीक्षक दिनेश यादव के नेतृत्व में, और उक्त टीम बिहार रवाना हुई थी, जहां इन मामलों में जो है एयरटेल में ऑनलाइन जॉब दिलाने के मामले में जो है गौरव कुमार और गुलशन कुमार दोनों को जो है पकड़ा गया। और इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिक बाइक के जो है डीलरशिप के नाम पर जो है राहुल कुमार और दीपक पासवान को जो है पकड़ा गया है। पूछताछ पर चारों आरोपियों के द्वारा जो है पृथक पृथक अपराध कारित करना स्वीकार किया गया है। मामलों में दोनों मामलों में 4 आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर जगदलपुर लाया गया है और उन्हें यहाँ के न्यायालयीन आदेश के पश्चात जो है केंद्रीय जेल जगदलपुर रवाना किया जा रहा है। फिलहाल ये मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहाँ टेलीफोनिक फ्रॉड के सुकमा जिले से खबर सामने आ रही है, जहां थाना केरापाल क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि जिसमें पुलिस को सफलता भी हासिल हुई है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस को नक्सली के पास से एक नाग मैनपैक सेट और एक नाग टिफिन बम, इसके साथ ही डेटोनेटर और अन्य विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। जो नक्सली गिरफ्तार हुआ है केरलापाल एरिया में, परमेश्वर तिलकवार इनके नेतृत्व में डीआरजी जवानों की पार्टी उस एरिया में नक्सली अभियान के लिए निकली थी। उसी दौरान एक 10-15 नक्सलियों का समूह उस एरिया में दिखाई दिया गया। उनके द्वारा फायरिंग करने के बाद पुलिस द्वारा भी जवाबी फायरिंग किया गया। इसी दौरान कवासी हुंगा नाम का प्लाटून नंबर 24 का सक्रिय सदस्य कवासी हुंगा ये पुलिस के हाथ में गिरफ्तार मिल गया। ये सिंगल शॉट वेपन धारित करता था। 2 लाख रुपए का ये इनामी नक्सली है। उनकी बहुत सारी घटनाओं में शामिल रहा है, जैसे सुकमा दंतेवाड़ा की घटनाओं में सभी जगह आर्यन कर दिया गया है और बाकी जगह से भी इसका डिटेल्स लिया जा रहा है। जो नक्सली की
खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 19 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं एक मरीज की इसमें जान भी चली गई है। कोरोना से संक्रमित मरीजों का ये आंकड़ा 24 घंटे में की गई 3,592 सैंपल्स की जांच के बाद सामने आया है। फिलहाल सुबह में कोरोना पॉजिटिव दर 0.53% बताई जा रही है। ये जानकारी भी महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोरोना से किसी की भी मौत कई दिनों बाद अभी फिलहाल हुई है। तो फिलहाल कोरोना को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। यही नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के जो मामले हैं वो काफी कम भी देखने को मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटों के आंकड़े पर नजर डालें तो 19 नए मामले हैं जो कि सामने आए हैं। हालांकि एक व्यक्ति की जान भी चली गई है, जिसको लेकर के भी सरकार जो है अस्पताल प्रशासन को भी लगातार अलर्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमाम बैठकें लगातार लेते रहते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ ना बढ़ सके, इसको लेकर के तमाम दिशा निर्देश दिए जाते हैं। साथ ही लोगों से भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, इसके साथ ही मास्क लगाने को लेकर के लगातार अपील की जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नर्सिंग छात्राओं से भरी बस हादसे का शिकार हो गई है। आपको बता दें कि इस हादसे में 6 नर्सिंग छात्राएं बुरी तरह से घायल हुई, जिन्हें जगदलपुर शहर के महारानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल डिमारापाल मेडिकल कॉलेज में नाइट ड्यूटी कर वापस अपने कॉलेज जा रही थी छात्राओं की बस नेशनल हाईवे में सामने से आ रहे तेज रफ्तार कार को बचाने के चक्कर में बस ड्राइवर ने बस को सड़क के नीचे उतार दिया, जिससे बस खेत में जा पलटी। और बताया जा रहा है कि इस बस में 30 से अधिक छात्राएं सवार थी, जिनमें से 21 छात्राओं को मामूली चोट आई है, जबकि 9 छात्राओं को गंभीर चोटें भी आई हैं और इनमें से एक की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। लोरमी में आजादी के बाद भी गांव की तस्वीरें अभी तक नहीं बदली हैं। कितनी सरकारें बदल गई, लेकिन इस गांव की तस्वीर वैसी की वैसी ही है। जी हां, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। आजादी के बाद आज तक इस गांव में बिजली नहीं लग पाई है। ग्रामीण गुहार लगाते रहते हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं। जितनी भी सरकारें आई, सबने आश्वासन का झुंझुना थमाते हुए राजनीतिक रोटियां सेकी और निकल लिए। ये ग्रामीण आज भी बिजली बांट जो रहे हैं और एक तरफ शासन प्रशासन बेगा आदिवासियों के हितैषी होने का दावा तो करते हैं, लेकिन वहीं तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं, जहां एक और लोरमी में लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोरमी में बिजली की काफी ज्यादा समस्या है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, परिवार के सभी सदस्यों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार बताया जा रहा है कि इन ग्रामीणों ने सरकार से गुहार लगाने की कोशिश भी की है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक ना तो उनकी किसी ने पुकार सुनी है और ना ही वहां पर जाकर के किसी ने संज्ञान लिया है। एक बार सुध लेने की कोशिश तो की जाए कि आखिरकार लोरमी में क्यों बिजली कटौती इतनी ज्यादा है, क्या समस्या है, लोगों की क्या कुछ दिक्कतें हैं। इसको लेकर के कोई भी व्यवस्थाएं वहां पर देखने को नहीं मिल रही हैं। राजधानी के शासकीय अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के परिजनों को ठहरने का ठिकाना नहीं है। ऐसे में मजबूरन वाहन स्टैंड और सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। राज्य के पहले शासकीय सुपर स्पेशलिटी का तगमा हासिल करने वाले अस्पताल में प्रवेश द्वार में ही नजारा देखने को ऐसा मिल रहा है। अंबेडकर और जिला अस्पताल में भी ठहरने की सुविधाएं नहीं होने की वजह से इलाज कराने वाले मरीज परिसर और सड़क पर दिन रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। इतने वर्षों में शासन ने भी इसकी सूद नहीं ली है। आपको बता दें कि अंबेडकर और डीकेएस अस्पताल में प्रदेश भर से मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं। मरीजों के आश्रितों की समस्या को देखते हुए
3 साल पहले मडिया निवास बनाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बात करें तो इस तरीके की तस्वीरें सामने आना बेहद शर्मनाक है, जहां एक और वाहन स्टैंड और सड़कों पर रहने के लिए परिजन जो है वो मजबूर हो रहे हैं, जहां एक और मरीज का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके जो परिजन हैं उनके ठहरने के लिए कोई भी जगह नहीं है। डीकेएस अस्पताल प्रबंधन ने राज्य शासन को प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन अभी तक इस पर मंजूरी भी नहीं मिली है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।